हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूँ। इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गैल्वानिक सेल हमारा टॉपिक है। क्या? इम्पॉर्टेंट फीचर्स यानी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैल्वानिक सेल, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इम्पॉर्टेंट फीचर। हालांकि प्यारे बच्चों, इसके बारे में हमारा कुछ पहले से डिस्कशन हो चुका है, लेकिन आज कुछ नई नई बातें मिल के आएंगी। अच्छा, नई नई बात क्या है कि जब एक्सटर्नल पोटेंशियल हम बढ़ा देते हैं सेल पोटेंशियल से, व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल बिकम्स ग्रेटर देन सेल पोटेंशियल, तो प्यारे बच्चों यही गैल्वानिक सेल, यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने लगता है। ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों आपके लिए। बताइए, है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेकिन अब ये पूरा अपना काम किसकी तरह करने लगेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। और इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो करने लगेगा, और करंट जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो करने लगेगा। पूरा उल्टा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अब जिंक का डिपोजिशन जिंक राड पर होने लगेगा, और कॉपर राड से कॉपर आयन सॉल्यूशन में घुलेगा। मतलब सारा काम जैसे होता था सब उलट जाएगा। पूरी तरह से सेल ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगी। ये बहुत अच्छा, इसी पर तो क्वेश्चन आता है कि है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेकिन कौन सा कंडीशन हम लागू कर दें कि यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाए प्यारे बच्चों। और यही आपका क्वेश्चन है, यही आपकी तैयारी है, यही आपकी सफलता है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, देखते हैं, और लास्ट में इसके आईआईटी, जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चंस जो कभी बच्चे सॉल्व करते थे एग्जामिनेशन हॉल में, वो मैं स्टोर करके लाया हूँ, दूंगा, तो इसको भी देखते रहिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों, सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गैल्वानिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हालांकि काफ़ी कुछ आप लोग पिछले वीडियो में जान गए होंगे, लेकिन कुछ बातें उसमें रह गई थी और जो कि अगले टॉपिक में आना था, तो इसको यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, पॉइंट वाइज देखिए। गैल्वानिक सेल यहाँ डिजाइन बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है। मैं फिर से डायग्राम को पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले तो डायग्राम को समझा देता हूँ प्यारे बच्चों। इसके पहले भी मैंने डायग्राम बनाया था। ये देखिए प्यारे बच्चों, साल्ट ब्रिज बना है। दो कंटेनर हैं, एक राइट साइड है, दूसरा लेफ्ट साइड है प्यारे बच्चों। राइट साइड कंटेनर में कॉपर का राड डूबा हुआ है, और उसमें सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का ही। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का राड इसमें डूबा हुआ है। यह कैथोड का काम कर रहा है। कैथोड का चिन्ह यहाँ प्लस में है। मोटी मोटी बात प्यारे बच्चों, कैथोड का चिन्ह यहाँ पर प्लस में है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर चलें तो ये इस कंटेनर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। किसका सॉल्यूशन भरा हुआ है? जिंक सल्फेट का। और इसमें जिंक का राड है, यह एनोड का काम करता है। एनोड का चिन्ह माइनस में है प्यारे बच्चों, निगेटिव में है। इसकी सारी बातें मैंने समझा भी दिया हूँ। अब यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक कॉपर से ऊपर पड़ता है, तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जिंक आयन ग्रुप में, देखो ये सॉल्यूशन में आ रहा है। ये देखिए प्यारे बच्चों, हल्का सा एरो बना हुआ है, सॉल्यूशन में आ रहा है। जिंक राड से जिंक आयन सॉल्यूशन में आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर प्यारे बच्चों ये सर्किट में से होकर कॉपर पे आ रहा है। कॉपर पे आया, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहाँ पर दौड़ पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाता है। इसके चारों ओर प्यारे बच्चों कॉपर देखिए जमा हो गया है। ये देखिए ढेर सारा कॉपर इसके ऊपर जमा हो गया है। तो इस तरह से कॉपर का यहाँ रिडक्शन हो रहा है। इसमें कैथोड पर रिडक्शन, हमेशा कैथोड पर रिडक्शन होता है। सबसे पहली बात तो कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, कभी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और एनोड पर प्यारे बच्चों चूँकि इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन। ठीक है, साल्ट ब्रिज है, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए है। पोटेशियम सल्फेट जो है, पोटेशियम क्लोराइड भी हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट भी हो सकता है, इनर्ट, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्यारे बच्चों। ये सब सारी बात तो सही रही। अब आपको हम पॉइंट वाइज बताते हैं कहाँ आपको नई बात
आएगी और उस सबको नोट करते जाइए। जहाँ आपको ज़रूरत पड़े पेन कापी ले करके आप बैठ जाओ, जहाँ जहाँ आपका ज़रूरत पड़े प्यारे बच्चों मेन पॉइंट नोट करते जाइए, ये आपका काम है। जिंक इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। प्यारे बच्चों जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, चाहे जिंक हो चाहे किसी का इलेक्ट्रोड हो, चाहे जिंक हो चाहे किसी मेटल का इलेक्ट्रोड हो, अगर वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका नाम क्या दोगे प्यारे बच्चों? एनोड। मैंने कैपिटल लेटर से लिखा है। एनोड पर चाहे कुछ भी चिन्ह हो, चाहे प्लस ही हो, कुछ सेल में एनोड का चिन्ह प्लस होता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो एनोड है अगर, तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। आप ये तो नोट कर लीजिए। एनोड का चाहे कुछ भी चिन्ह हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ये मोटी बात आ गई आपके सामने, इसको नोट कर लीजिए। द कॉपर इलेक्ट्रोड एट विच द रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कैथोड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड है, वहाँ पर रिडक्शन होता है, उसको कहते हैं कैथोड। उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कैथोड कहते हैं। अब यहाँ पर कॉपर के अलावा कोई भी इलेक्ट्रोड हो, किसी मेटल का हो, बट वहाँ अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसको कैथोड। यानी कुल मिला के यूँ कहिए प्यारे बच्चों कि कैथोड पर ही रिडक्शन होता है हमेशा। अगर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो इट मीन्स दैट इलेक्ट्रोड विल बी कैथोड। तो इसका मतलब होता है कि रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड एंड ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड। दो बातें कन्फर्म हुई। चलिए, सम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड एट जिंक इलेक्ट्रोड। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, जो इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो सीधी सी बात है कॉपर, अरे जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, निकालेगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। तो सम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज रीच इन इलेक्ट्रॉन्स। दिस इलेक्ट्रोड इज रीच इन इलेक्ट्रॉन्स and pushes the electrons into external circuit and hence designated as negative pole। तो प्यारे बच्चों जिंक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके, ये देखिए यहाँ पर हल्का सा एरो बना हुआ है, अपना इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड पर छोड़ देता है और जिंक आयन के रूप में वहाँ से रवाना हो जाता है सॉल्यूशन में। अब देखिए इलेक्ट्रोड से जिंक आयन आ रहा है सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन अपना यहीं पर छोड़ दिया, तो इसका मतलब यह इलेक्ट्रोड कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। इसीलिए निगेटिव हुआ प्यारे बच्चों। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन इतना अधिक हो गया यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन अपना पुश करता है कहाँ प्यारे बच्चों? सर्किट में। अब देखिए सर्किट में आते 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 यहाँ कैथोड पर आ गया है ना, और कैथोड पर क्या हुआ? इस सॉल्यूशन में पहले से क्या पड़ा हुआ है? कॉपर प्लस प्लस आयन। कॉपर प्लस प्लस आयन, कॉपर प्लस प्लस आयन को अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका प्लस मिट जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर मेटल में रिड्यूस हो जाएगा और चारों ओर देखिए कॉपर के मेटल के ऊपर एक जमा भी हो गया है, दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया, चूँकि इलेक्ट्रॉन ये पा जा रहा है, यहीं से चला हुआ इलेक्ट्रॉन, ये जिंक से छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन कॉपर को मिल जा रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया सीधे सीधे, यहाँ रिडक्शन हो गया। तो मैंने ये बताया कि इसीलिए निगेटिव हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है। प्यारे बच्चों जहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया जाता है उस पर कौन सी चार्ज आती है? प्लस। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब कॉपर ले लेता है, कॉपर आयन, तो प्लस चार्ज आ गया, तो इसलिए कैथोड प्लस में है। तो यह है डेजिग्नेटेड एज नेगेटिव पोल। नेगेटिव पोल, द कॉपर इलेक्ट्रोड इज इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर रिडक्शन ऑफ कॉपर प्लस प्लस आयंस इनटू कॉपर एंड दिस इलेक्ट्रोड इज डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स एंड पुल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट। अब ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, अब ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा कॉपर कैथोड से, तो क्या होगा? देयरफॉर द कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज पॉजिटिव पोल। तो कॉपर प्यारे बच्चों पॉजिटिव हो गया। अब डायग्राम उस तरफ हो गया, मैंने समझा दिया था। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव पोल मीन्स जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम द नेगेटिव पोल टू द पॉजिटिव पोल मीन्स कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर इन द एक्सटर्नल सर्किट एंड करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा जिंक से कॉपर की ओर, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड,
जिधर से ऑक्सीडेशन हो रहा है उधर से इलेक्ट्रॉन चलेगा और जिधर रिडक्शन हो रहा है उधर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। तो करंट किधर से फ्लो करेगा प्यारे बच्चों? करंट फ्लो करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड। इसीलिए कहा जा रहा है कि करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। करंट उल्टा इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट चलता है। फोर्थ पॉइंट, द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इनटू आयंस प्रोड्यूसेज एक्सेस ऑफ जिंक आयन। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था अभी कि जिंक जब अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो ढेर सारा जिंक आयन कहाँ आ जाता है? सॉल्यूशन में रवाना होकर चला आता है, सॉल्यूशन में आ जाता है, चला जाता है ढेर सारा जिंक आयन। तो सीधी सी बात है, जिंक आयन में एक तो सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट आयनाइज होगा तो वहाँ से भी तो जिंक आयन मिलेगा, और दूसरे ऊपर से जिंक आयन आ रहा है तो जिंक का आयन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। एक्सेस ऑफ जिंक आयन इन द लेफ्ट बीकर, जो लेफ्ट बाईं ओर का बीकर है उसमें ढेर सारा जिंक आयन आ जाता है। उसी तरह से सिमिलरली द रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन, चूँकि अब लेफ्ट साइड वाला जो राइट साइड वाला बीकर है जहाँ रिडक्शन हो रहा है जिसमें कॉपर का राड पड़ा हुआ है, वहाँ सॉल्यूशन में ढेर सारे कॉपर आयन पड़े हुए हैं। इस सारे कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और सारे कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ले लेकर के रिड्यूस हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? सल्फेट आयन की, है ना। कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन का लालायित होता है, बड़ी तेज़ी से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जिंक आ रहा है, अरे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। किसका इलेक्ट्रॉन आ रहा है? जो जिंक ने छोड़ा था, ठीक है। तो ये कॉपर रिडक्शन के लिए दौड़ जाते हैं, चले जाते हैं कॉपर राड पर, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाते हैं। तो राइट साइड वाले बीकर में सल्फेट की क्वांटिटी बढ़ गई, सल्फेट की क्वांटिटी बढ़ गई, और लेफ्ट साइड वाले बीकर में जिंक आयन की बढ़ गई, क्योंकि जिंक आ रहा है बाहर से और यहाँ पर तो कॉपर चला जा रहा है तो सल्फेट बढ़ जा रहा है। कॉपर आयंस रिड्यूस टू कॉपर एटम लीव द एक्सेस ऑफ सल्फेट आयंस, जिससे काफ़ी मात्रा में सल्फेट आयन वहीं छोड़ देता है इन द राइट सॉल्यूशन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब इस तरह से प्यारे बच्चों, एक तरफ कॉपर आयन घट जा रहा है, दूसरी तरफ जिंक आयन बढ़ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो हो नहीं जाएगी। इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ा? टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन टू बीकर्स द कैटायन एंड एनायंस मूव थ्रू द साल्ट ब्रिज। तो अब क्या करते हैं? साल्ट ब्रिज लगाया जाता है। इसीलिए साल्ट ब्रिज लगाया गया था। मैंने शुरू के वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया था कि साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है साल्ट ब्रिज। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन द कैटायंस एंड एनायंस मूव थ्रू द साल्ट ब्रिज। तो प्यारे बच्चों, राइट साइड के बीकर से एनायन साल्ट ब्रिज में जाएगा और लेफ्ट साइड के बीकर से केटायन साल्ट ब्रिज में जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है। दिस हेल्प्स टू कंप्लीट द इनर सर्किट। इससे इनर सर्किट कंप्लीट हो जाती है। इनर सर्किट क्या है? जिसमें आयंस फ्लो कर रहे हैं। आउटर सर्किट कौन है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो दिस हेल्प्स टू कंप्लीट द इनर सर्किट। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है? एज कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड एंड सल्फेट आयंस माइग्रेट टू द अदर साइड। जैसे ही प्यारे बच्चों राइट साइड वाले बीकर में कॉपर सल्फेट से कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है कॉपर इलेक्ट्रोड पर, तो सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा? सल्फेट आयन। सल्फेट आयन क्या होगा? दूसरी तरफ माइग्रेट कर जाता है, मतलब साल्ट ब्रिज की तरफ। द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डिक्रीजेज। तो इस तरह से प्यारे बच्चों पूरे सॉल्यूशन में कॉपर का कंसंट्रेशन घट जाएगा, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन घट जाएगा और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। एज द सेल ऑपरेट्स द कॉन्सिक्वेंटली द करंट फॉल्स विद द पासेज ऑफ द टाइम। तो एक ऐसा कंडीशन आता है कि करंट का बहना कम हो जाता है, करंट का फ्लो कम हो जाता है। करंट फॉल्स विद द पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है धीरे धीरे करंट का फ्लो कम होता जाता है। अब आगे देखते हैं। तो इस तरह से राइट साइड के बीकर में कॉपर जमा हो गया। किस पर? कॉपर इलेक्ट्रोड पर। तो सीधी सी बात है, कॉपर इलेक्ट्रोड का वेट तो बढ़ ही जाएगा ना। द वेट ऑफ द कॉपर रॉड विल इंक्रीज व्हाइल दैट ऑफ जिंक रॉड विल डिक्रीज। और देखिए, कॉपर रॉड पर कॉपर खुद जमा हो रहा है तो उसका वेट तो बढ़ेगा,
लेकिन राइट साइड से कापर, सॉरी लेफ्ट साइड से, ये तो राइट साइड पर हो रहा है, राइट साइड से कापर पर कापर जमा हो गया, उसका वेट बढ़ गया। अब लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड में जिंक राड से जिंक आयन निकल कर सॉल्यूशन में आ रहा है, तो वो तो गलता जाएगा, धीरे धीरे उसका डीके हो जाएगा, तो उसका मास, उसका वेट घटता जाता है प्यारे बच्चों। द जिंक राड विल डिक्रीज एज द सेल वर्क, जैसे सेल काम करने लगता है, जैसा ही सेल अपना वर्क करना शुरू कर देता है तो कापर राड का वेट बढ़ता जाता है क्योंकि कापर उस पर जमा हो रहा है, लेकिन जिंक राड का वेट घटता जाता है क्योंकि जिंक आयन उसमें से निकल कर सॉल्यूशन में चला जाता है। अब यहाँ से आपको समझना बहुत ज़रूरी है, 7वां पॉइंट आपके लिए है, हालांकि इसके लिए काफ़ी कुछ आप जानते हो पहले से। 7वें पॉइंट से मैं उसकी चर्चा करूँगा कि आखिर क्यों यह गैल्वानिक सेल, यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करने लगता है। कैसी माया जाल है प्यारे बच्चों, यही गैल्वानिक सेल, यही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यही गैल्वानिक सेल या यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करने लगता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करने लगता है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने लगता है। अब तक गैल्वानिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था, लेकिन ऐसा क्या कर दिया जाता है कि यह गैल्वानिक सेल, यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है। देखिए इस मायाजाल को। इन एन इंक्रीजिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल, जब हम बाहर से जैसे ही सेल अपना वर्क कम कर देता है तो हम बाहर से जब एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ाते हैं, अपोजिंग पोटेंशियल जिसको कहते हैं अपोजिंग पोटेंशियल, अपोज करने वाला पोटेंशियल, सेल के पोटेंशियल का जो अपोजिट हो, इज अप्लाइड टू द सेल, द रिएक्शन कंटिन्यूज टू टेक प्लेस, तो रिएक्शन अपना चलता रहता है इन द सेल सो लॉन्ग एज एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन द सेल, और सेल अपना काम करता रहता है, तब तक काम करता रहता है भाई, एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने बढ़ाया और सेल अपना काम करता रहता है, रिएक्शन चलता रहता है। और ये कब तक चलता रहता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, कब तक चलता रहता है, जब तक कि एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन सेल पोटेंशियल। ध्यान दीजिए, ई सेल क्या लिखा है, ई सेल, ई सेल पोटेंशियल से, यानी पोटेंशियल ऑफ सेल से एक्सटर्नल दिया गया एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस रहेगा, तब तक सेल में रिएक्शन चलता रहेगा। ठीक, अभी तक हालत ठीक ठाक है, लेकिन और आगे बढ़िए। व्हेन द एक्सटर्नल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू सेल पोटेंशियल, लेकिन प्यारे बच्चों जैसे ही एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ बढ़कर सेल पोटेंशियल के बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसी पर क्वेश्चन है, जब तक कम था तो रिएक्शन चला भाई, लेकिन बढ़ते जैसे ही एकदम बराबर हो गया सेल पोटेंशियल के, एक्सटर्नल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू सेल पोटेंशियल, द रिएक्शन स्टॉप्स। इसको भी नोट करो प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लो, है ना, कि रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अब और आगे बढ़िए, अभी तो बराबर हुआ, अब पहले कम था, बढ़ते बराबर हुआ, पहले कम था रिएक्शन चलता रहा, बढ़ते बराबर हुआ, रिएक्शन स्टॉप हुआ, अब बराबर होने के बाद भी बढ़ जा रहा है, देखिए, एंड करंट बिकम्स जीरो। जब बराबर हो गया तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, जब ये एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड करंट बिकम्स जीरो। ध्यान दीजिए, रिएक्शन स्टॉप, करंट जीरो, दोनों पॉइंट नोट किया जाए। लेकिन अब आगे क्या होता है घटना, आगे कौन सी इवेंट होती है, आर फर्दर इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल पोटेंशियल द रिएक्शन स्टार्ट्स अगेन। अब हम एक्सटर्नल पोटेंशियल को और बढ़ा देते हैं, मतलब सेल पोटेंशियल से बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट्स अगेन, रिएक्शन फिर स्टार्ट होती है, रिएक्शन फिर स्टार्ट होती है ना। लेकिन रिएक्शन कैसी होगी, यहीं से आप ध्यान दीजिए, जैसे ही हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल को सेल पोटेंशियल से बढ़ाकर और अधिक कर दिया,
तो रिएक्शन फिर चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, लेकिन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो पहले रिएक्शन चलता था उसका जस्ट अपोजिट हो गया, रिएक्शन उल्टा होने लगा। एंड द सेल नाउ एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। प्यारे बच्चों, और अब सेल गैल्वानिक सेल नहीं रह गया, अब सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं रह गया, अब सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने लगा। ठीक है ना। तो 3 पॉइंट, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल से कम था तो सेल कैसा काम करता था, गैल्वानिक सेल की तरह, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। जब बराबर हो गया सेल पोटेंशियल से, तब भी सेल गैल्वानिक सेल बना रहा और इनमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहा, लेकिन हाँ, करंट का बहना जीरो हो गया, करंट बहना बंद हो गया, रिएक्शन पूरी तरह से बंद हो गई। लेकिन अब हम उसको और बढ़ा देते हैं, तब रिएक्शन तो स्टार्ट हो गई, लेकिन रिएक्शन जो स्टार्ट हुई पहले जैसा रिएक्शन नहीं रह गई प्यारे बच्चों, वो रिएक्शन उलट गई, अपोजिट हो गई और पूरा का पूरा सेल अपना रूप बदल लिया। कैसा हो गया, कैसा काम करने लगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, सेल की तरह काम करने लगा। तो ये क्वेश्चन खूब आता है कि व्हेन गैल्वानिक सेल, व्हेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डू फंक्शंस एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये कंडीशंस आपको ABCD में दिए जाएंगे। बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड। अब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की प्रॉपर्टी आप पढ़े होगे तो समझ जाओगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होता था। चूंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की काम करने लगा तो ये भी तो हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट ए रिएक्शन विच इज अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब क्या प्यारे बच्चों, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, अपने आप नहीं होगा। अब एनर्जी उसको चाहिए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होगी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होने लगेगी रिएक्शन आगे बढ़ाने के लिए, और विच इज अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो करने लगेंगे, कॉपर से जिंक की ओर। मैं पहली बात बताता हूँ, पहले इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते थे, जिंक से चल करके कॉपर की ओर जाते थे। जब गैल्वानिक सेल बना था, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता था, तो इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो करते थे, जिंक से कॉपर की ओर। लेकिन अब क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, समझते जाओ यहीं पर, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, इसको नोट किया जाए। और फिर तब करंट उलट जाएगा, करंट का डायरेक्शन हमेशा उल्टा होता ही है। एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, करंट का डायरेक्शन उलट जाएगा। करंट पहले कैसे बहता था, कॉपर से जिंक की ओर, लेकिन अब जिंक से कॉपर की ओर करंट बहने लगा। और फिर क्या होता था, एंड जिंक विल बी डिपॉजिटेड ऑन द जिंक इलेक्ट्रोड। बाप रे, पहले तो कॉपर डिपॉजिट होता था प्यारे बच्चों, कॉपर जाके कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता था। जब गैल्वानिक सेल था, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, तो कॉपर डिपॉजिट होता था और जिंक आयन के रूप में सॉल्यूशन में आता था। लेकिन अब यहाँ क्या होने लगा, जिंक विल बी डिपॉजिटेड ऑन जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर विल डिजॉल्व फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड एज ए कॉपर आयन। और कॉपर इलेक्ट्रोड से अब कॉपर आयन घटा घट सॉल्यूशन में आएगा। पूरी कहानी बदल गई। सच सेल्स आर कॉल्ड डैनियल सेल। ये व्यवस्था डैनियल सेल में भी की गई है। डैनियल सेल में भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की व्यवस्था की गई है। हालांकि डैनियल सेल में ये व्यवस्था, ये डिवाइस की गई है, एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ा करके उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करवाने की व्यवस्था है। हालांकि गैल्वानिक सेल तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही काम करता है, लेकिन डैनियल सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है क्योंकि जब तक उसमें ये व्यवस्था की गई है, जब तक उसका एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल से कम रहेगा, तो वही डैनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल पोटेंशियल उसमें बढ़ाने की व्यवस्था रहती है, जैसे ही एक्सटर्नल पोटेंशियल प्यारे बच्चों बढ़ा दिया जाता है, तो वही डैनियल सेल अब क्या करने लगता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करता है। इसीलिए बच्चों में कन्फ्यूजन आता है कि डैनियल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। डैनियल सेल में ऐसी व्यवस्था है कि वह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का भी काम कर लेता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी काम कर लेता है। और वो व्यवस्था क्या है, एक्सटर्नल पोटेंशियल घटाने बढ़ाने की। जब तक घटाया रहेगा तब तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करेगा, जैसे ही बढ़ा दिया जाएगा
तब वह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करने लगेगा। आगे अब देखिए ये डायग्राम है प्यारे बच्चों, ये देखिए ये जिंक सल्फेट है, जिंक राड है, कापर राड है, कापर सल्फेट है, साल्ट ब्रिज है, करंट है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखें एक्सटर्नल पोटेंशियल जोड़ दिया गया है, देख रहे हैं ना, ये आकर के एक्सटर्नल पोटेंशियल जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल, एक बाहर से पोटेंशियल बैटरी से, देखिए बैटरी से दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो क्या होगा कि एक्सटर्नल पोटेंशियल 3 कंडीशन है ऐसे, ये है देखिए ये, और सीधा, और देखिए पहले कंडीशन में क्या है, ये इधर की ओर, ये जो गैल्वानोमीटर का जो डिस्टरबेंस है सुई का, पहले कंडीशन में क्या है, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल विल लेस दैन सेल पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करेगा और इस तरह से उसकी सुई निडिल जो है शिफ्ट होगी। लेकिन जब निडिल पूरी तरह से एकदम सीधे है प्यारे बच्चों, गैल्वानोमीटर का बिल्कुल सीधे है, तो इसका मतलब होता है कि एक्सटर्नल पोटेंशियल बिल्कुल सेल पोटेंशियल के बराबर हो गया और कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। ध्यान दीजिए, ये सुई देख करके कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन प्यारे बच्चों, अब ये इधर ना होकर के डायरेक्शन इधर हो गया, सुई का इधर हो गया डायरेक्शन, तो आप क्या समझोगे, एक्सटर्नल पोटेंशियल बहुत बढ़ गया, एक्सटर्नल पोटेंशियल काफ़ी बढ़ गया प्यारे बच्चों, और सेल पोटेंशियल कम हो गया। अब सेल क्या काम करने लगा, सेल बिकम्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेल कैसा काम करने लगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने लगा प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलिए जो क्वेश्चंस कभी आपके बड़े भाइयों ने हाल में बैठ के किया था, उसे आपको भी करना है। जो क्वेश्चन आ चुका है IIT JEE में, नीट में, जिनको बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं, वे क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आप सेल का नाम देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब गैल्वानिक सेल, काइनेटिक एनर्जी चेंजेज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ पर काइनेटिक नाम की कोई बात नहीं आती है प्यारे बच्चों, तो पहला आंसर तो हो ही नहीं सकता है ना। अब बी में चलें, केमिकल एनर्जी चेंजेज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो होता ही है, ये खूब आप पढ़े हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बाकी अगला देखें, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेज इनटू ना, ये भी आंसर गलत है आपका। काइनेटिक एनर्जी चेंजेज इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी आंसर गलत है। आपका बी सही है प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या है, बी सही है, केमिकल एनर्जी चेंजेज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो योर करेक्ट आंसर इज केमिकल एनर्जी चेंजेज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये रहा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। इस अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर द सम टाइम्स बिकॉज। अभी मैं बताया हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपने वर्क को कब बंद कर देता है, कौन सा ऐसा कंडीशन आ जाता है कि वह सेल अपना काम करना बंद कर देता है, मतलब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो आप देखिए, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स बिकम जीरो। ये तो जीरो की बात तो हुई नहीं थी प्यारे बच्चों। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड बिकम्स इक्वल, इक्वल की बात मैं बार बार बताया था कि एक्सटर्नल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू सेल पोटेंशियल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड, यानी दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब बराबर हो जाता है, जब बिल्कुल इक्वल हो जाता है, कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में सेल अपना वर्क करना बंद कर देता है, करंट का फ्लो बंद हो जाता है, जीरो करंट हो जाता है। योर करेक्ट आंसर इज बी, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड बिकम्स इक्वल। चलिए अगला क्वेश्चन, Which of the following statement is correct for गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर वह गैल्वानिक सेल है तो उसके बारे में 4 बातें बताई गई है, चारों में से कोई एक सही है या चारों सही है। अब आप उसे, अगर आप थ्योरी पोर्शन पढ़े हो तो बता लोगे। रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, ये बात तो सही है प्यारे बच्चों,
कैथोड पर ही रिडक्शन होता है। मैं अभी मैंने बताया हूँ कि चाहे कैथोड का कुछ भी चिन्ह हो, आइदर प्लस आर माइनस, नो मीनिंग, दैट बिकम्स मीनिंगलेस, लेकिन कैथोड अगर है तो उस पर रिडक्शन होना ही है, तय है, इसे नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, वेरी गुड, ये भी सही है। अगर एनोड है, कोई भी चिन्ह हो, चिन्ह पर मत जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर वह एनोड है तो उस पर ऑक्सीडेशन होना तय है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही चले गए भाई। अगला क्या है, जब ऐसी बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये तो बात सही है भाई। जब एनोड पर कैथोड, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उधर से ही इलेक्ट्रॉन चलेगा, उधर से ही इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो ऑक्सीडेशन कहाँ हुई, एनोड पर, और तो एनोड से इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये भी स्टेटमेंट सही है। चौथा क्या है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसका मतलब है ये तीनों का सपोर्ट कर रहा है, तो आपका आंसर डी है प्यारे बच्चों, डी। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या है, फिच, बहुत ध्यान से पढ़िए, फिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये 4 स्टेटमेंट हैं, 4 कही हुई बातें हैं, सेल के बारे में है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में क्या क्या है, स्टेटमेंट है। ये कौन सी स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गलत हैं। देखिए तो प्यारे बच्चों, आपका है जो है इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज व्हाइल एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट इंक्रीजेज। तो यहाँ पे बी देखिए, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज व्हाइल एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट इंक्रीजेज। अच्छा, फ्री एनर्जी इन बोथ, फ्री एनर्जी डिक्रीजेज, फ्री एनर्जी इंक्रीजेज इन बोथ, फ्री एनर्जी यहाँ पर इंक्रीजेज इन बोथ, और डी है फ्री एनर्जी डिक्रीजेज, यहाँ पर इंक्रीज छूट गया है, फ्री एनर्जी इंक्रीजेज इन बोथ। सी है फ्री एनर्जी इंक्रीजेज, शब्द छूट गया है, मैं लिख दिया हूँ फ्री एनर्जी, इसको इंक्रीज, मेरी आवाज़ को समझ लीजिए, फ्री एनर्जी इंक्रीजेज इन बोथ, यहाँ लास्ट में है फ्री एनर्जी डिक्रीजेज इन बोथ। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज, द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज while the electrolytic cell it increases। आपका प्यारे बच्चों आंसर कौन हुआ, ए आंसर हुआ। क्यों ऐसा हुआ, पहले देखिए, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज, बात तो सही है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन होगा, एनर्जी तो घटेगी ना, लेकिन और वहीं पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, व्हाइल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट इंक्रीजेज बिकॉज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द एनर्जी प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमेशा इक्वल होती है डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्यारे बच्चों रिएक्शन होता है ना, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो ठीक किसके बराबर हो जाएगी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी की। जान लीजिए आप, ये मैं फार्मूला लिखा हूँ, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। लेकिन एक्सप्लानेशन देखिए, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात किया जाए, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ध्यान से पढ़िए यहाँ पर, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड, चूँकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, तो वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि वहाँ पे एनर्जी सप्लाई की जाएगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बाहर से एनर्जी दी जाएगी। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड इज ऑलवेज इक्वल टू इंक्रीज इन फ्री एनर्जी, है ना, इंक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो आपका यही सही है प्यारे बच्चों, ए सही है। तो इस तरह से आज के डेट में मात्र यही वीडियो हो। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।